मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इंडिया की यात्रा करने की कोई खास वजह है। ये भारत के संविधान से जुड़ा आंतरिक मामला है। रूस के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। जो लोग मानते हैं कि ये एक मुद्दा है, जो लोग कश्मीर की स्थिति के बारे में चिंतित हैं, जो लोग कश्मीर में भारतीय नीतियों पर संदेह करते हैं, वे खुद कश्मीर की यात्रा कर सकते हैं और खुद देख सकते हैं कि असल में वह चल क्या रहा है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट था रशियन एम्बेसडर का, जो तब आया था जब पाकिस्तान कश्मीर से 370 हटाने के मुद्दे को यूएन में उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रशिया ने साफ कर दिया कि उससे भारत की नीतियों पर कोई डाउट नहीं है, जिसे है वो खुद जाकर कश्मीर को देख ले। इसके अलावा 1953 में जोसेफ स्टालिन ने एस राधाकृष्णन से कहा था कि बोथ यू एंड मिस्टर नेहरू आर पर्सन्स whom we do not consider our enemies. This will continue to be our policy and you can count on our help. साथ ही सोवियत यूनियन के फॉर्मर प्रेसिडेंट निकिटा क्रूश्चोव जब भारत आए तो उन्होंने इंडिया और सोवियत की दोस्ती को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया। We are so near that if you ever call us from the mountain tops, we will appear at your side. यानी भारत और रशिया तो इतने नज़दीक हैं कि जब भी कभी इंडिया अपने पहाड़ की चोटियों से रशिया को आवाज़ देगा, वो भारत की मदद करने के लिए तुरंत आ जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। रशिया ने इंडिया के हर उस कदम पर उसकी मदद की है जब दुनिया के बड़े बड़े देश इंडिया को पीछे खींचने में लगे हुए थे। चाहे वो कोल्ड वॉर के दौरान कश्मीर मुद्दे को लेकर वीटो का इस्तेमाल करना हो, 71 की जंग में इंडिया के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ अपनी नेवल पावर को उतारना हो, या फिर इंडिया में गोवा के इंक्लूजन को सपोर्ट करना हो, हाई क्वालिटी डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करने हो, या टेक्नोलॉजी शेयर करके इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को सपोर्ट करना हो, भारत ने जब भी अपने सबसे करीबी दोस्त को आवाज़ दी है, रशिया हर बार इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम उन सभी इवेंट्स को क्लोजली समझेंगे जब रशिया ने आगे बढ़कर इंडिया की मदद की और इंडिया ने भी अपनी दोस्ती को किस तरह से निभाया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि रशिया ने इंडिया को कैसे डिफेंस और इकोनॉमिक सपोर्ट पहुंचाया है, और ये भी देखेंगे कि कैसे इंडिया भी रशिया की मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटा है, और आने वाले भविष्य में ये रिश्ते किस तरह से दोनों देशों के लिए मददगार साबित होंगे। हाउ क्लोज इज इंडिया एंड रशिया's फ्रेंडशिप। दोस्तों, भारत की आज़ादी के 4 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी तक भारत को उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त नहीं मिला था। फिर आई 21 दिसंबर 1947 की तारीख, जब दिल्ली एयरपोर्ट पर एक रशियन कपल अपने बच्चों के साथ रशिया से भारत आए। ये किरिल वी नोविकोव की फैमिली थे, और किरिल वी नोविकोव कोई और नहीं बल्कि आज़ाद भारत में पहले रशियन एम्बेसडर थे, जिनके भारत आने के साथ ही भारत और रशिया के अटूट रिश्ते की नींव रखी गई, और दुनिया ने इस दोस्ती की मिसाल देखी साल 1971 में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1971 इंडो पाक वॉर की। 1971 ये वही साल था जब भारत ने पाकिस्तान के कब्जे से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने भारत के आगे सरेंडर करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान को हराना और उसके 2 टुकड़े करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि यही वो समय था जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और इंडिया अकेला पड़ चुका था। लेकिन जैसे ही भारत ने इस स्थिति में रशिया को याद किया, रशिया अपनी दोस्ती निभाने आ गया। दरअसल अमेरिका चीन के साथ मिलकर ईस्ट पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे तंग आकर भारत ने 9 अगस्त 1971 को रशिया के साथ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन को साइन कर लिया। इस ट्रीटी के तुरंत बाद रशिया ने ऐलान कर दिया था कि अब भारत पर हुआ कोई भी हमला सोवियत पर हमला माना जाएगा, जिससे अमेरिका भारत पर आग बबूला हो गया, और पाकिस्तान ने उसी अमेरिका के सपोर्ट से 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के सपोर्ट में 9 दिसंबर को अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। इसके अगले दिन ही ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भी इंडिया को वेस्ट से घेरने के लिए अरब सागर में पहुंच गया। ऐसी स्थिति में इंडिया ने अपने दोस्त रशिया को याद किया, और रशिया ने बिना समय गंवाते हुए
अमेरिका को काउंटर करने के लिए अपनी नेवल फ्लीट को बंगाल की खाड़ी की तरफ मोड़ दिया और अरब सागर में ब्रिटेन के ईगल का मुकाबला करने के लिए अपने न्यूक्लियर सबमरीन पानी में उतार दिए। इस तरह से रशिया ने इंडिया के ईस्ट से लेकर वेस्ट तक एक सिक्योरिटी बाउंड्री क्रिएट कर दी। रशिया के इस रुख को देखकर ब्रिटिश नेवी तो तुरंत पीछे हट गई और अमेरिका ने भी रशिया के बढ़ते कदमों से यूएसएस एंटरप्राइजेस को दूर रखने के लिए उसे श्रीलंका की तरफ मोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी यूपीएससी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट इस बार होने वाला है 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे, जहां आप जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज पे और साथ ही आईपैड, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉच और आईपीएल बॉक्स टिकट जैसे बम्पर प्राइजेस भी। यहाँ पर हैं ढेरों एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, तो बिल्कुल मिस आउट मत करिए दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि ये है इंडस्ट्री का बेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के साथ। रही बात चीन की, तो चीन ने इस वॉर में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि रशिया ने चीन को समझा दिया था कि अगर वो इस वॉर में इंडिया के अगेंस्ट जाता है तो वो खुद को रशिया के अगेंस्ट ले जाएगा। रशिया के इसी डर से चीन इस वॉर में आया ही नहीं, जिससे इंडियन मिलिट्री ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी और पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को इंडिया के आगे सरेंडर कर दिया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था, जिससे न सिर्फ इंडिया इस वॉर में विजयी रहा बल्कि रशिया की हेल्प से उसने बांग्लादेश को भी आज़ाद करवा लिया। इसी वॉर ने दुनिया को ये दिखा दिया कि रशिया किस तरह से भारत को अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है। लेकिन ये इकलौता ऐसा मौका नहीं था जब रशिया ने इंडिया की मदद की थी, बल्कि इस वॉर से पहले भी और इस वॉर के बाद भी रशिया इंडिया के लिए खड़ा रहा है, जिसके एग्जाम्पल्स हैं यूएन में इंडिया के लिए रशिया का वीटो पावर का इस्तेमाल करना। रशिया स्टैंड्स फॉर इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में कई बार दुनिया भर के देश अलग अलग मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर चुके हैं, जिसके लिए इंडिया के अगेंस्ट बहुत से रेजोल्यूशन को भी यूएन में पास करवाने के लिए लाया गया है। लेकिन 6 बार रशिया ने इंडिया के खिलाफ ऐसे रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट वीटो यूज किया है, जिसकी शुरुआत होती है 1957 से। 20 फरवरी 1957 को ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, यूके और यूएस ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पेश किया, जिसमें यूएनएससी प्रेसिडेंट को कहा गया कि वो कश्मीर के इश्यू को पूरी तरह से रिसॉल्व करे, क्योंकि कश्मीर में इंडिया की प्रेजेंस इलीगल है। साथ ही ये भी मांग की गई कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर से अपनी आर्मीज़ को विदड्रॉ कर लें और वहाँ पर यूएन ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाए। इस रेजोल्यूशन का मतलब था कश्मीर से इंडिया के कंट्रोल को छीन लेना, लेकिन सिर्फ एक देश की वजह से ये रेजोल्यूशन यूएनएससी में पास नहीं हो सका, और वो देश कोई और नहीं बल्कि सोवियत यूनियन था, जिसने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वीटो का इस्तेमाल करके कश्मीर इश्यू को यूएन में आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इसके बाद फिर आया साल 1961, जब इंडिया ने गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद करवाने के लिए वहां इंडियन आर्मी को भेज दिया था, जिससे पूरा वेस्ट नाखुश हो गया, क्योंकि पुर्तगाल के साथ ही इंडिया से वेस्ट का खात्मा हो रहा था। इससे रोकने के लिए फ्रांस, तुर्की, यूके और यूएस ने मिलकर यूएनएससी में इंडिया के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पेश किया, जिसमें यह मेंशन था कि इंडिया अपनी फोर्सेस को गोवा से वापस ले ले और पुर्तगाल को गोवा को वापस कर दे। लेकिन एक बार फिर से रशिया ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया और इंडिया के गोवा इंक्लूजन में कोई अड़चन नहीं आई। लेकिन 22 जून 1962 को एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन को लाया गया और फिर से रशिया ने वीटो का इस्तेमाल करके कश्मीर में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को रोक दिया। दोस्तों, 1971 वॉर के टाइम पर भी यूएस सपोर्टेड कंट्रीज ने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की मिलिट्री एक्शन को रोकने के लिए 4 से 14 दिसंबर के बीच में 3 रेजोल्यूशन को लाया गया, लेकिन रशिया ने हर बार वीटो का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के एक्शन को तब तक बंद नहीं होने दिया जब तक कि पाकिस्तान ने खुद आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। दोस्तों, रशिया ने इंडिया की जितनी डिप्लोमेटिकली हेल्प की है, उतना ही उसने इंडियन मिलिट्री और इंडिया के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने में भी हेल्प किया है।
इसीलिए आज भी रशिया इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है, जिसकी शुरुआत मिड 1960 से ही हो गई थी। रशिया ने भारत को तब न्यू एज वेपन्स देने शुरू किए थे जब दुनिया के बाकी के बड़े देशों ने भारत को आर्म्स सप्लाई करना बंद कर दिया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट की माने तो सन 2010 के बाद से रशिया अकेले इंडिया के 62% आर्म्स इंपोर्ट की डिमांड पूरी करता है। और न सिर्फ आर्म्स इंपोर्ट करता है, बल्कि सुखोई, ब्रह्मोस और KA-2260 ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जैसे डिफेंस इक्विपमेंट को साथ में डेवलप भी करता रहा है। वेपन्स डेवलपमेंट के साथ ही सोवियत ने आज़ाद भारत को इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की तरफ भी सबसे ज़्यादा हेल्प किया। इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सोवियत ने बहुत से ग्रांट इश्यू किए जो लो प्राइस इकोनॉमिक क्रेडिट्स हुआ करते थे, जिस इंडिया को रुपए में ही रिपे करने की छूट थी ताकि उसके फॉरेक्स रिजर्व पर इस क्रेडिट का कोई असर ना पड़े। साथ ही रशिया इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ऑयल, फर्टिलाइजर और मेटल्स को भी चीप रेट पर एक्सपोर्ट करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया की कुछ फेमस पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ ही साथ इंडिया की स्टील इंडस्ट्री, इन सभी को सोवियत कोऑपरेशन की मदद से ही सेटअप किया गया था, जो सालों तक इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजर फैक्टर्स बने रहे। इस तरह से देखा जाए तो रशिया ने इंडिया की हर उस तरह से मदद की है जिस तरह से कोई सच्चा दोस्त अपनी दोस्ती निभाने के लिए करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रशिया ही इंडिया की मदद करता आया है, बल्कि इंडिया भी हर मौके पर रशिया को सपोर्ट करता रहा है। हाउ इंडिया हेल्प्ड रशिया। दोस्तों, 1980 में जब यूनाइटेड नेशन में सोवियत के खिलाफ पूरा वेस्ट पड़ा हुआ था और सोवियत के अफगानिस्तान में इंटरफेयर करने के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाया जा रहा था, तब इंडिया ने रशिया के इस इंटरवेंशन को सपोर्ट करते हुए कहा था कि सोवियत की सेना अफगानिस्तान की सरकार के बुलावे पर आई है। ऐसे में इंडिया इस मामले में सोवियत के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि उस समय सोवियत के साथ इंडिया के अलावा सिर्फ ईस्ट जर्मनी, वियतनाम और अंगोला खड़े थे जो उसके क्लोज एलाइज थे। यानी इंडिया इकलौता ऐसा देश था जिसने बिना किसी ग्रुपिज्म का हिस्सा बने सोवियत को सपोर्ट किया। इसके बाद चाहे सीरिया में रशिया का अटैक हो या 2014 में क्रीमिया पर रशियन इन्वेजन हो, हर मामले में इंडिया एक तरह से रशिया का ही सपोर्ट करता रहा है। लेकिन 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोला तो पूरे वेस्ट वर्ल्ड ने रशियन इकोनॉमी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दरअसल वेस्ट वर्ल्ड ने रशिया पर इतने सैंक्शंस लगा दिए थे कि कोई भी रशियन प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट में जा ही नहीं पा रहे थे, जिससे रशिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन उसी समय रशिया ने इंडिया के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशन की ओर देखा और इंडिया ने पूरा इंडिया मार्केट ही रशिया के लिए ओपन कर दिया। एक तरफ जहां दुनिया भर के देश भारत पर रशियन ऑयल और नेचुरल गैस के इंपोर्ट को बैन करवाने के लिए प्रेशर बना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया रशिया से ऑयल खरीदकर उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा था। इंडिया ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए किसी भी तरह के प्रेशर को इग्नोर कर दिया, जिसका रिजल्ट ये था कि जुलाई 2023 तक इंडिया रशिया से हर दिन करीब 2 मिलियन बैरल ऑफ मिनरल ऑयल को इंपोर्ट करने लगा, जिसमें ट्रेड करेंसी भी डॉलर की बजाय रुपए और रूबल को रखा गया ताकि दोनों देशों के फॉरेक्स रिजर्व को कोई नुकसान ना हो। देखते ही देखते रशिया इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर बन गया और यूरोप का सारे सैंक्शंस के बावजूद भी इंडिया ने रशियन इकोनॉमी को क्रैश नहीं होने दिया। कंक्लूजन, इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ शुरू से ही खड़े रहे हैं। रशिया जहां आजाद भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पार्टनर के तौर पर सामने आया, तो वहीं आज न्यू इंडिया रशिया के इस क्राइसिस के दौर में न्यूट्रल रहते हुए भी रशिया की हेल्प कर रहा है। दो देशों के बीच ऐसी दोस्ती शायद ही किसी और दो देशों के बीच देखी गई होगी। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया और रशिया की ये फ्रेंडशिप यूरेशियन रीजन में एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करेंगे। साथ ही इंडिया की मजबूत होती इमेज और उसका ग्लोबल डोमिनेंस जहां रशिया के लिए ज़रूरी है,
वहीं रशिया के नेचुरल रिसोर्सेज और न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया को डेवलप करने में बड़ा रोल प्ले करने की। आपको क्या लगता है, क्या रूस और इंडिया की दोस्ती ऐसे ही बनी रहेगी या ये दोस्ती कभी टूट भी सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।